नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के बैंक डेटा में। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 25वां लेक्चर है। बात करते हैं हम इस 25वें लेक्चर में। हम जानते हैं आज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनेंगे उनके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस टॉपिक से संबंधित उनको भी हम जानेंगे। इसके अलावा आपकी इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आपकी लगभग उसमें 19 क्लास है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और अपनी जो इंडियन पॉलिटी की जो ये सीरीज़ है लगभग ये समाप्ति की ओर है। तो आपकी 3-4 क्लास और रह गई हैं। उसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री यानी कि वो क्या कहते हैं भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों आदि का उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 के बीच में दिया गया है। तो आपसे पहला ही प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद संविधान के किस भाग में आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है? तो वो है भाग 5 में। ठीक है, बात कर लेता है आपकी अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। जानते हैं कि अनुच्छेद 124 में आपका क्या दिया गया है। तो इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। यानी कि जो आपका 124 अनुच्छेद है उसमें सीधे सीधे जिक्र किया गया है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसमें जिक्र किया गया है उसके जजों की। तो जजों की संख्या का क्या जिक्र है? तो जजों की संख्या जो इसमें दी गई है ना वो 7 दी गई है। ठीक है, 7। ठीक है, तो ये मूल संविधान से आपका प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में आपकी भारतीय मूल संविधान में आपकी जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी? तो आपकी 1+7। एक कौन हो जाएगा? तो एक आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, और ये 7 हो जाएंगे अन्य न्यायाधीश, यानी कि कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 8। तो ये आपके मूल संविधान में थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में संशोधनों के साथ इसकी जो संख्या है वो 1+33 हो गई है। यानी कि एक हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो। उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान में जो न्यायाधीशों की जो संख्या बैठती है वो बैठती है 34 यानी कि 34। इसके अलावा एक नोट है इंपॉर्टेंट, संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। तो आपसे प्रश्न बनता है यहाँ पर सीधे सीधे कि पहले न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 1+7, और अभी 1+33 यानी कि 34 यानी कि 34 है। तो इसका जो ये बढ़ना हुआ तो किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय संसद के द्वारा ये अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। आगे हम बात करेंगे न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में। जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बने तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं हैं। उसमें सबसे पहले आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का नागरिक हो ये लगभग सभी पदों के लिए समान रहती है। दूसरा है किसी हाई कोर्ट में कम से कम, हाई कोर्ट में कम यहाँ पर कम है, कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। ठीक है, 5 वर्षों से वो किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर काम कर रहा हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। या इस या को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, या यानी कि इनमें से कुछ एक होना चाहिए, इस तरीके से ये या दिया गया। तो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, या तो 5 वर्षों से न्यायाधीश हो, या 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो ये। या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। ठीक है, जो कानून का जो अच्छा जानकार होगा उसको भी भारत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये 3 शर्तें हैं। शर्तें क्या, ये थोड़ी सी योग्यताएं हैं जिनका बीच में आपका और यानी कि या का वो दिया गया है। इनमें से तीनों में से कोई ना कोई होनी चाहिए, या तो फिर 5 वर्षों से न्यायाधीश हो, या 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। इस बात का आप ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल के बारे में हम जानेंगे। तो भारतीय संविधान में इससे संबंधित 3 प्रावधान दिए गए हैं जिनमें कि जिक्र किया गया है।
तो सबसे पहला प्रावधान है वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 65 वर्ष तक कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद पर रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। मान लीजिए कोई इस तरीके का विवाद आता है उसके उम्र को लेके या उसके पद को लेके, तो इस जो संसद द्वारा एक स्थापित संस्था है वो इसका निर्धारण करेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कोई भी अगर उसकी आयु को लेके प्रश्न उठता है तो। ठीक है, तीसरा है वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकता है। ठीक है, वो कोई भी या तो लिखित त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को कि भाई मैं अपना पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ, किसी भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ये आपका हटाने का दूसरा प्रकार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके उसको हटाया जा सकता है। पहला तो क्या है, वो खुद से त्याग पत्र दे दे, यानी कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जाए। आगे हम बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सभी जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई चुना हुआ व्यक्ति, मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर दिया कि भाई ये आपके न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा, तो उस व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। बात करते हैं तो नियुक्ति पहले कैसे होती थी, तो 1950 से लेकर 1953 तक, यानी कि जब 26 जनवरी जब 1950 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था भारत में, तब से लेकर 1993 तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर सिंपली आपकी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देता था। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। तो 1993 से वर्तमान तक, यानी कि 1993 से जो अब तक जो चलाने वाला चुनाव की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं किस ये कॉलेजियम क्या होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की जो अध्यक्षता करता है एक ग्रुप होता है एक तरीके का। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसके अलावा इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका 1+5 का जो बनता है कॉलेजियम, यानी कि एक हो जाता है आपका CGI, और 5 अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं, जो 5 अन्य जज हैं, वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलकर क्या करेंगे, आपके राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। अब इस तरीके से आपका सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए, विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं, अब हमने बात कर ली कि राष्ट्रपतियों की जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे कि न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसके बारे में। तो जो न्यायाधीश हैं उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो देश में इस तरीके के आपके निर्णय ले रहा है जो भ्रष्टाचार में, या मान लीजिए लिप्त है, वो लिप्त पाया जाता है, तो उसको किस तरीके से हटाया जाए, तो इसका भी तो प्रावधान होना चाहिए। तो इसका प्रावधान है, तो कदाचार और अक्षमता के आरोप में इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लीजिए उस पर कुछ आरोप लगते हैं, तो इसके संबंधित आपको संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा तथा राज्यसभा में, इसको लेके प्रस्ताव लाया जा सकता है कि भाई हम न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप तो कोई भी हटा देगा, तो लेकिन उसके लिए भी तो संसद के अंदर भी कुछ क्राइटेरिया होगा। तो उस क्राइटेरिया को जानते हैं, लोकसभा के लिए कम से कम 100 और राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अब तो मान लीजिए कोई सत्ताधारी पार्टी है, वो चाहे कि हम हटाना चाहते हैं, वो आसानी से हटा देगी। तो इसीलिए आपका लोकसभा में अगर वो आया है तो उसे कम से कम 100 लोगों का समर्थन चाहिए, और राज्यसभा में 50 लोगों का समर्थन चाहिए। इसके अलावा संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा जांच की जाती है। जिस सदन में वो पेश किया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है, उस सदन के जो अध्यक्ष है उसके द्वारा उसकी जांच की जाती है कि वास्तविकता में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं न्यायाधीश पर, क्या ये ठीक है। फिर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई चलती है। चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या कोई कार्रवाई होने की कार्रवाई की जाने वाली है, तो उसको खुद को तो पता होना चाहिए। तो उस संबंधित जो न्यायाधीश है उसको बताया जाएगा, 14 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होने वाली है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो दोनों सदनों से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसे हटाया जाएगा। ठीक है, जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसको उसके पद से हटाया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यानी कि कोई भी ऐसा न्यायाधीश नहीं है अभी तक
जब से स्वतंत्रता के बाद से, जिसको कि उसके पद से किसी भी तरीके के आरोप के तहत उसको महाभियोग लगा के उसको हटाया गया हो। इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसमें आता है अनुच्छेद 125, तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 125। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संक्षिप्त निधि से वेतन दिया जाता है। जो आपकी संचित निधि है उससे वेतन दिया जाता है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति अगर अपने पद पर है तब तक नहीं कटौती की जा सकती, उसके इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। मुख्य न्यायाधीश की वेतन की बात कर लेते हैं, जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि CJI है, उसके वेतन की बात कर लें तो जो CJI का जो वेतन है वो कितना होता है, तो वार्षिक 2,80,000 रुपये होता है आपका मुख्य न्यायाधीश का वेतन। और उसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपये होता है, यानी कि 2,50,000 रुपये होता है। बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी, यहाँ पर भी कर लेंगे, किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये आपका अनुच्छेद 126 में दिया गया है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 127 की, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश क्या है इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 127, जब सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी सत्र में स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं होती है, मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय का और उसमें गणपूर्ति नहीं हो रही है, जितनी संख्या दी जाती है सदन को, मतलब उस न्यायालय को चलाने के लिए गणपूर्ति होती है, उतनी संख्या नहीं हो रही है, तो CJI क्या करेगा, यानी कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए विधिवत योग्य हो को तदर्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, जब गणपूर्ति नहीं होती तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के एक जज को चुन सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए वो। ठीक है, तो उसको कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। ये अस्थायी अवधि के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से नियुक्त किया जा सकता है। ये स्थायी अवधि के लिए होता है, कोई स्थायी रूप से नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है, जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है तब तक के लिए। तो आपका तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में, इस बात को मैंने समझा दिया है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 128 की, तो गणपूर्ति नहीं होने पर CJI राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। तो क्या कर सकता है जो CJI है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, गणपूर्ति न होने पर एक तो आपका तदर्थ न्यायाधीश हो गया जो हाई कोर्ट से बुला के कर सकता है, दूसरा है आपका जो रिटायर्ड आपके न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के, उनको भी आपका सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 128 में हो गया। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 129 की, तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, जो उच्चतम न्यायालय से नीचे जो न्यायालय है आपका आ जाता है उच्च न्यायालय। इसके अलावा आपके जो जिले के जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश उनके लिए एक तरीके के मान लीजिए कोई भी किसी भी कोई केस है, यानी कि कुछ किसी भी तरीके का विवाद है या कोई केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, तो उस आदेश को जो नीचे के जो आपके न्यायालय हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो एज ए वैलिड साक्ष्य यानी कि वैलिड प्रूफ के तौर पर उसको पेश कर सकते हैं कि ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिखाया है या दिलाया है, तो उसको जो नीचे के जो न्यायालय हैं वो उसको मानेंगे। तो ये आपका आ जाता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना। ठीक है, अभिलेख न्यायालय होना यानी कि उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको साक्ष्य के रूप पर साक्ष्य के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार हैं और शक्तियाँ उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसमें जो मुख्य आपके क्षेत्राधिकार हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है मूल क्षेत्राधिकार, फिर आता है रिट क्षेत्राधिकार, फिर आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, फिर आता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार की बात कर लें तो एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो विभिन्न विवादों का, जैसे मान लीजिए राज्य से केंद्र के बीच कोई विवाद चल रहा है, तो इस तरीके के विवादों का फैसला किया जाता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार,
तो सुप्रीम कोर्ट को पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था तो आपका अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो आप देख सकते हो उस वीडियो में। तो रिट क्षेत्राधिकार भी उसी का जिक्र दिया गया है यहाँ पर। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपीलीय अदालत है और उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ यहाँ पर अपील की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार से समझिए कोई भी मतलब यहाँ पर मान लीजिए उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और अन्य मामलों में भी वो अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथा है सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसमें अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। वो सलाह सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, यानी कि वो लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। ये आपका सलाहकार क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 143 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की शक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इसको समझते हैं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के विधायी कार्यों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है। मान लीजिए केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो आपके लोगों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो ऐसे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और अगर वो न्यायिक समीक्षा में, यानी कि न्यायिक समीक्षा से मतलब है कि जांच की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अगर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा से क्या है, जांच की जा सकती है। और इस जांच में केंद्र या राज्य द्वारा जो कानून बनाया गया है वो दोषी पाया जाता है, यानी कि वास्तविकता में वो मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा होता है, तो वो जो कानून है वो उसको शून्य कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इस बात को आप समझिए, ये है आपकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या किया था, तो इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य किया था इन्होंने। दूसरा है महत्वपूर्ण तथ्य, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश आपकी फातिमा बीबी थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में ये दोनों तथ्य आपके पूछे जा चुके हैं। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। पहला है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो आपके संविधान के भाग 5 में आपका संघीय न्यायालय का उल्लेख है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। अगला प्रश्न है मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। मूल रूप से जो बात की जाए तो उसमें 7 थी, यानी कि 1+7, तो कुल मिला के बैठते थे 8। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो 1+33, यानी कि वर्तमान में खुद बैठते हैं 34 न्यायाधीश। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको कितना मिलता है, तो सीजीआई को मिलता है 2,80,000, और जो अन्य जजेस हैं उनको मिलता है 2.5 लाख रुपये। अन्य को कितना मिलता है, तो 2.5 लाख रुपये महीने मिलता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये मैंने आपको मौलिक अधिकार वाली जो क्लास है उनमें कितने प्रकार की रिट होती है, उनमें क्या क्या होता है, मैंने पूरा आपको बताया है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है, तो 34 है, यानी कि वह 1+33 है, तो कुल मिला के जो बैठते हैं वो 34 बैठते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने पद धारण करने से पूर्व डैश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है, तो किसके द्वारा करनी होती है, तो मैंने आपको बताया बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को आपका शपथ दिला सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया, तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का वो 26 जनवरी 1950 का आपको अस्तित्व में आया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने कार्यकाल का इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
शपथ भी उनको राष्ट्रपति दिलाता है, वो इस्तीफा भी किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो उच्च न्यायालय जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में होते हैं, यानी कि नीचे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो आपकी फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना दिया गया है, तो जो मैंने आपको बताया था, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसके जितने भी निर्णय हैं वो एक साक्ष्य के रूप में, यानी कि कानून के रूप में कार्य करेंगे। उनको उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट है और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो जिले के जो आपके कोर्ट होते हैं यानी कि न्यायालय होते हैं, उनमें पेश किया जा सकता है कानून, मतलब कि साक्ष्य के तौर पर एक तरीके से। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपके सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न थे, जो आपके पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।